हेलो एवरीवन। आज देखो हम लोग अपने प्रीवियस वाले जो टॉपिक था इनकम्प्लीट था, आज हम लोग उसको कोशिश करेंगे कंप्लीट कर लें। हालांकि एक वीडियो में हो नहीं पा रहा क्योंकि टाइम ज़्यादा चला जा रहा, तो एमबी भी ज़्यादा ले रहा, जीबी भी ज़्यादा ले रहा, टाइम भी ज़्यादा ले रहा। सो दैट्स वाई 15-15 मिनट 18-18 मिनट का बनाना पड़ रहा है वीडियो। ठीक है, तो हम लोग के पास प्रीवियस जो लेक्चर था हम लोग के पास आर्हेनियस कॉन्सेप्ट में के इक्वल टू क्या था हमारे पास e⁻e था। ठीक है, मैंने दो टर्म पहले समझाया था, पहला ई बताया था और इसमें एक और चीज़ आई थी, थ्रेशोल्ड एनर्जी आई थी। ठीक है, मैंने एक्सोथर्मिक के लिए ग्राफ बता दिया था, एंडोथर्मिक के लिए ग्राफ आप देख लो। मैंने इस तरीके से बताया था, कोऑर्डिनेशन रिएक्शन कोऑर्डिनेशन था ये। ठीक था, ये एनर्जी था। अब मैंने बताया था अगर ये आर होगा और ये सपोज कर लो यहाँ पे प्रोडक्ट है, तो कुछ इस तरीके से रिएक्शन जाएगा ऐसे। आर ये कन्वर्ट हो रहा है किसमें, पी में। यहाँ पे क्या होगा, दिस इज ई ट्रांजिशन स्टेट होता है, यानी एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स होगा यहाँ पे। ठीक है, दिस वन इज एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। ठीक है, जिन्होंने वीडियो नहीं देखा है डायरेक्ट इसको मत देखा, नहीं समझ में नहीं आएगा। प्रीवियस वाला वीडियो पहले देख लेना फिर इस पे आना, क्योंकि ज़्यादा इसमें समझाना नहीं है, सिर्फ ड्रॉ कर रहा हूँ। ये रिएक्टेंट हो जाएगा, ये प्रोडक्ट हो जाएगा, ये ट्रांजिशन स्टेट यानी एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तक की इसकी एनर्जी होगी ईपी होगी, इसकी एनर्जी हो जाएगी हमारे पास ईआर हो जाएगी। ठीक है, तो अब देखो, और ये वाली जो वैल्यू है आर से लेके यहाँ तक की वैल्यू क्या होगा, एक्टिवेशन एनर्जी हो जाएगी, जो कि ऑलरेडी मैंने समझाया हुआ है। और ग्राउंड स्टेट से लेकर टॉप तक कौन सी एनर्जी होगी, टॉप पूरी टॉप तक की एनर्जी, यहाँ तक की एनर्जी, दिस वन यहाँ तक की एनर्जी, ये कौन सी होगी हमारे पास, अगर बात करें ये कौन सी एनर्जी होगी, थ्रेशोल्ड एनर्जी होगी। तो इतना मैंने तो एक्सप्लेन कर दिया था उस दिन ही कि एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। तो एंडोथर्मिक के लिए सिंपल से केस देखो, अगर ये हमारे पास ग्राफ है, सपोज कर लो मैं ऐसे रखा हूँ, ये रिएक्टेंट है सपोज कर लो। अगर रिएक्टेंट को टेम्परेचर अगर प्रोवाइड कर दिए तो ये क्या होगा, प्रोडक्ट में चेंज होगा। टेम्परेचर प्रोवाइड कर दोगे तो इसका ग्राफ थोड़ा सा उठ जाएगा, ऐसे आ जाएगा। तो इस तरीके से यूँ आएगा ग्राफ, यानी ये वाला प्रोडक्ट ऊपर होगा। अगर ये एनर्जी को रिलीज करता है तो ये ग्राफ फिर क्या होगा, नीचे आ जाएगा, यानी ये इस तरीके से। अगर ये किसके लिए शो करेगा, हमारे पास एक्सोथर्मिक के लिए होगा। तो ये जो हमारे पास पोजीशन होता है, ये जो गैप होता है, ये डिफरेंसेस होते हैं, डेल्टा एच एंथैल्पी होता है, और ये पॉजिटिव में होती है। इतनी बात क्लियर हो गई। तो सिंपल मैंने दो ग्राफ बताया था, एक ग्राफ ऐसे है और एक ग्राफ ऐसे था। ठीक है, एक ग्राफ ऊपर है एक ग्राफ नीचे। ये डेल्टा एच एक्सोथर्मिक के लिए निगेटिव था, ये डेल्टा एच की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है, किसके लिए, एंडोथर्मिक के लिए। ग्राउंड स्टेट से हायर एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स तक थ्रेशोल्ड एनर्जी होती है, और रिएक्टेंट से लेके एक्टिवेशन एनर्जी तक क्या होता है हमारे पास, रिएक्शन से लेके एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स तक हमारे पास क्या होता है, एक्टिवेशन एनर्जी होती है। तो मैंने एक फार्मूला बताया था, ये वाला पार्ट रिएक्टेंट वाला पार्ट, दिस वन थ्रेशोल्ड एनर्जी इक्वल टू क्या हो जाएगी, थ्रेशोल्ड एनर्जी इक्वल टू क्या हो जाएगी, एक तो रिएक्टेंट ग्राउंड स्टेट से अपने स्टेट थोड़ा सा लेवल को उठाएगा, दिस वन, यानी काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल। ठीक है, प्लस यहाँ से हम लोग एक्स्ट्रा एनर्जी प्रोवाइड करते हुए कौन सी एनर्जी होती है हमारे पास, एक्टिवेशन एनर्जी हो जाएगी। तो प्लस क्या हो जाएगा, एक्टिवेशन एनर्जी हो जाएगी। अब डिफिनीशन समझ में आ गया, यानी रिएक्शन मैकेनिज्म को इस एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स तक पहुंचाने के लिए जितनी भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, वो एनर्जी क्या होती है हमारे पास, एक्टिवेशन एनर्जी होती है। बात समझ में आ गई। तो सिंपल सा करें, थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर हमको एनर्जी जितनी भी लगती है, चाहे नीचे से चाहे ग्राउंड स्टेट से, चाहे हमारे पास रिएक्टेंट उठ गया वहां से, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, एक्टिवेशन एनर्जी का काम करेगा। अब देखो ये बोला गया कि ये जो रिएक्टेंट होता है, रिएक्टेंट जैसे मैं बोलूँ कि ये कंटेनर है, कंटेनर में बहुत सारे मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, कोलिजन करेंगे। तो इन सब के पास जो काइनेटिक एनर्जी होती है, सबके पास अलग अलग हो सकता है। ये अपनी एनर्जी क्या करते हैं, वन फॉर्म से दूसरे अनदर फॉर्म में क्या करते हैं, ट्रांसफर करते रहते हैं, वन मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल्स में ट्रांसफर करते रहते हैं, क्योंकि कोलिजन होता है। तो अब यहाँ पे लॉट ऑफ एनर्जी, लॉट ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे और लॉट ऑफ कोलिजन होगा, तो अब ये नहीं पता कर पाएंगे कि कितनी एनर्जी किसके पास है, क्योंकि प्रोडक्ट बनने के लिए इफेक्टिव कोलिजन होना चाहिए। और इफेक्टिव कोलिजन तभी होगा जब वो एनर्जी बैरियर को क्या करेगा, क्रॉस करेगा। इट मीन दैट उसकी एनर्जी ई ए के इक्वल हो या तो ई ए से ज़्यादा हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। ये प्रोडक्ट में तभी कन्वर्ट होगा जब उसकी इफेक्टिव कोलिजन होगी, और इफेक्टिव कोलिजन तभी होता है जब वो एनर्जी बैरियर को क्रॉस करेगा या एनर्जी बैरियर तक पहुंचेगा, यानी इस इक्वल होगा। तो मैंने बताया था इफेक्टिव कोलिजन दो पे काम करता है, एक एनर्जी बैरियर पे 3% काम करता है, और दूसरा हमारे पास ओरिएंटेशन पे काम करता है। तो ओरिएंटेशन वाला बाद में समझाऊंगा किस तरीके से मॉलिक्यूल्स में ओरिएंटेशन होता है। अगर सही तरीके से प्लस माइनस से कनेक्ट होता है तो प्रॉपर ओरिएंटेशन होता है, अगर माइनस माइनस से कनेक्ट होता है तो वो इनप्रॉपर ओरिएंटेशन होता है। तो उसके बारे में भी बाद में हम लोग बात करेंगे।
तो मैंने बोला कि अभी सभी मॉलिक्यूल्स के पास एकदम क्लियर काइनेटिक एनर्जी नहीं होती है, इट मीन दैट सबके पास डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी होगी। तो क्या किया गया कि इसके बीच एक ग्राफ प्लॉट किया गया पहले। तो मॉलिक्यूल्स के पास क्या होगी, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की एनर्जी होगी, यानी डिफरेंट डिफरेंट क्या कि किसी के पास कम होगी, किसी के पास ज़्यादा होगी। तो एक ग्राफ प्लॉट किया गया, किसके किसके बीच ग्राफ प्लॉट किया गया, हमारे पास जो ग्राफ था हमारे पास कुछ इस तरीके से एनर्जी था एंड फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल, ठीक है। और दूसरा क्या था, काइनेटिक एनर्जी थी। इनके बीच ग्राफ प्लॉट किया गया। ये ग्राफ को किसने दिया, हमारे पास नाम था हमारे पास बोल्ट्जमैन, मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ ऑफ गैसियस स्टेट, ठीक है। या छोड़ देना बस इतना। मैक्सवेल दो साइंटिस्ट थे, दोनों एक साथ काम किए थे। बोल्ट्जमैन मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन था, लॉ था। इन्होंने क्या किया, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी के बीच एक ग्राफ प्लॉट किया, बताया कि किसके किस तरीके से ये ग्राफ आता है। तो इसका मतलब तो समझ में आ रहा होगा कि काइनेटिक, इसकी जरूरत, इस ग्राफ की क्यों जरूरत हुई, क्योंकि उन्होंने बताया कंटेनर में मॉलिक्यूल्स तो होते हैं, तो मॉलिक्यूल्स कोलिजन तो करते हैं। कोलिजन करने के बाद हो सकता है कुछ क्या करते हैं, इफेक्टिव कोलिजन कर रहे हैं, कुछ इफेक्टिव जो करेंगे वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, बट कुछ इफेक्टिव कोलिजन नहीं कर रहे हैं तो प्रोडक्ट में चेंज नहीं हो रहा है। तो अब समस्या ये है कि हमारे पास मॉलिक्यूल्स तो बहुत सारे हैं, अब किसकी कितनी काइनेटिक एनर्जी है, अब काइनेटिक एनर्जी पे डिपेंड करेगा कि काइनेटिक एनर्जी क्रॉस हो रही है कि नहीं हो रही। तो उन्होंने एक डिस्ट्रीब्यूशन, हमारे पास फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स है और काइनेटिक एनर्जी के बीच ग्राफ प्लॉट किया और कुछ इस तरीके से ग्राफ दिया उन्होंने, ये ग्राफ दिया। इस ग्राफ का मीन्स होगा, ये जो हाईएस्ट पीक होता है इसका नाम होता है मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। और ये जो पॉइंट था ये एक्टिवेशन एनर्जी के इक्वल रखा, एक्टिवेशन एनर्जी। और ये सैडेड पार्ट कर दो, अभी सारा कुछ बता रहा हूँ क्या होता है। देखो इस ग्राफ से ये इंफॉर्मेशन मिलती है कि अगर हम लोग के पास जिसकी एनर्जी कम होगी, सपोज कर लो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स और काइनेटिक एनर्जी, अगर मैं ग्राफ इसकी बात करूं, यहाँ तक की बात करूं, तो हमारे पास बॉक्स में कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स होंगे, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स कुछ ऐसे होंगे जिसकी एनर्जी क्या होगी, कम होगी, जिसकी एनर्जी क्या होगी, कम होगी। अभी भी वो इफेक्टिव कोलिजन नहीं हो रहा है, अभी भी उसमें क्या हो रहा है, इफेक्टिव कोलिजन नहीं हो रहा। कुछ पार्ट है जिसकी काइनेटिक एनर्जी कम है, कुछ ऐसे पार्ट हैं जिसकी काइनेटिक एनर्जी क्या है, एवरेज है, हाईएस्ट मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी है, जो सबसे ज्यादा यानी सबसे मॉलिक्यूल्स कंटेनर में एवरेज होते हैं, जिनकी काइनेटिक एनर्जी एवरेज होती है, वी कॉल द मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी बोलते हैं, और वो हाईएस्ट पीक पे होती है। अभी भी इसमें इफेक्टिव कोलिजन नहीं हो रहा, इट मीन दैट अभी भी ये प्रोडक्ट में चेंज नहीं हो रहा। अब मैं बात करता हूँ, मेरे पास एक बैरियर बन गया, ये एक्टिवेशन एनर्जी है, ये क्या है हमारे पास, एक्टिवेशन एनर्जी। अब मैंने बात किया था कि अगर आपके पास प्रोडक्ट में चेंज करना है तो उसमें इफेक्टिव कोलिजन होना चाहिए। इफेक्टिव कोलिजन किस पे डिपेंड करता है, एनर्जी बैरियर और ओरिएंटेशन पे। तो एक्टिवेशन एनर्जी यानी एनर्जी बैरियर क्या होता है, एक्टिवेशन कॉम्प्लेक्स, यानी इट मीन दैट दिस वन, अगर मॉलिक्यूल्स यानी फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स यानी मॉलिक्यूल्स का कुछ पार्ट अगर इसके पास पहुंच गया या इसको क्रॉस कर गया तो उसमें इफेक्टिव कोलिजन होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ही इफेक्टिव कोलिजन होना स्टार्ट हो जाएगा वो क्या होगा, प्रोडक्ट में चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये पार्ट क्या हो रहा है हमारे पास, प्रोडक्ट में स्टार्ट होना स्टार्ट हो जा रहा। और इन सब में तो काइनेटिक एनर्जी है बट ये इफेक्टिव नहीं हो रहा है, इस वजह से ये हमारे पास प्रोडक्ट में चेंज नहीं होगा। बस मॉलिक्यूल्स का छोटा सा पार्ट, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, वो प्रोडक्ट में चेंज होगा जिनकी एनर्जी इज इक्वल और ग्रेटर देन EA। मैंने बताया था ये टर्म देखो ध्यान से सुनना। मैं बोला था कि A इक्वल टू क्या था फार्मूला, K इक्वल टू A⁻−EA अपॉन RT था, यही था। तो ये फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स है, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल है हैविंग काइनेटिक एनर्जी इज ग्रेटर और इक्वल टू EA। देखो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स है, यही फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स है, इसकी एनर्जी EA के इक्वल हो गई या ज्यादा होगी तभी इसमें इफेक्टिव कोलिजन होगा, और इफेक्टिव कोलिजन होगा तभी ये प्रोडक्ट में चेंज हो जाएगा। ठीक, तो इस ग्राफ से हमें क्या समझ में आएगा कि कंटेनर में बहुत सारे मॉलिक्यूल्स है, कोलिजन तो जरूर कर रहे हैं
तो उसमें क्या होता है, कुछ मॉलिक्यूल्स की एनर्जी कम होती है। एनर्जी जब कम होगा तो अब ये भी नहीं, एनर्जी कम है तो इफेक्टिव भी हो सकता है, अब वो तो डिपेंड करता है रिएक्शन पे। तो अभी क्या देखा गया कि एनर्जी कम है तो कुछ मॉलिक्यूल्स की एनर्जी कम है तो इफेक्टिव कोलिजन होने का। कुछ मॉलिक्यूल्स इतने हैं जिनकी एनर्जी में हमारे पास एवरेज एनर्जी है और वो हाईएस्ट पीक पे है, तो उसको क्या बोलेंगे, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी बोलेंगे। और कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स है, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं जिनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा है, ये देखो एनर्जी इस तरफ बढ़ रही है, एनर्जी बहुत ज़्यादा है और मॉलिक्यूल्स भी कम है और उसमें इफेक्टिव कोलिजन हो रहा है। तो जब इफेक्टिव कोलिजन होगा तो यहाँ पर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेगा। ठीक, तो इसका मतलब कि हमारे पास क्या है कि कंटेनर में कुछ ही मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं जिसकी एनर्जी बहुत कम है और बहुत ज़्यादा है। कंटेनर में ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जिसकी एनर्जी बहुत कम है और कुछ की क्या है, बहुत ज़्यादा है, और जो बीच थोड़े बहुत और जो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है उनकी एनर्जी क्या है, एवरेज है। तो इनसे ये पता चल गया। अब इसी ग्राफ में देखो क्या करता है, मैंने एक टर्म बताया था कि रेट ऑफ रिएक्शन इज नियरली डबल, रेट ऑफ रिएक्शन इज नियरली डबल आफ्टर राइजिंग 10 डिग्री टेम्परेचर। ये बताया था कि रेट ऑफ रिएक्शन नियरली क्या हो जाता है, डबल हो जाता है, क्या राइज करने पे, टेम्परेचर को 10 डिग्री बढ़ाने पे जस्ट डबल हो जाता है। तो अब मैं इसी में सब वर्क कर लेता हूँ, ठीक है, कुछ नया नहीं करता हूँ। तो अभी इससे देखो इसमें ही वर्क कराता हूँ। सपोज कर लो कि ये T1 पे है, ये T1 टेम्परेचर पे रिकॉर्ड किया गया, ठीक। अब जब टेम्परेचर को बढ़ाया गया तो ग्राफ कुछ इस तरीके से आने लगा, ये दिस वन ऐसे ग्राफ आने लगा, ठीक है। कुछ ग्राफ कैसे आने लगा, इस तरीके से ग्राफ आने लगा। अब ये वाला पार्ट देखो, ये T2 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, T2। तो इसका मतलब क्या हुआ, मैंने क्या किया, T1 प्लस 10 डिग्री बढ़ा तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, T2 के इक्वल हो जाएगा। T1 पहले वाले ग्राफ में मैंने 10 डिग्री ऐड कर दिया तो क्या हो जाएगा, T2 हो जाएगा। अब यहाँ वाला ये EA था, देखा गया एक्सपेरिमेंटली कि ये जो पार्ट था दिस वन, ये पार्ट था, ये ग्राउंड स्टेट से क्या होता है, जस्ट डबल हो जा रहा है ये वाला पार्ट, ये पूरा दिस वन इस तरीके से जो है, तो ये क्या हो जा रहा है, डबल। तो इसीलिए मैंने लिखा था कि एवरी रेट ऑफ रिएक्शन नियरली डबल आफ्टर रेज ऑफ 10 डिग्री टेम्परेचर। तो 10 डिग्री सेल्सियस पे ये या 10 डिग्री केल्विन पे ये क्या होता है, हमारे पास जस्ट डबल हो जा रहा है। क्लियर, ये बात समझ में आ गई। तो मैंने दो चीज बोला था कि ए के इक्वल टू क्या होता है, ए टू द पावर माइनस ई ए अपन आर टी। मैंने सब कुछ यहाँ पे आपको बता दिया कि के क्या होता है, ए दो फैक्टर पे डिपेंड करता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखे ना, अभी कोलिजन थ्योरी पे आएगा ये, मैंने बताया था। एक होता है कोलिजन फ्रीक्वेंसी और दूसरा होता है इफेक्टिव कोलिजन या ओरिएंटेशन पे डिपेंड करेगा। और ई टू द पावर माइनस ई अपॉन आर टी क्या होता है, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स होता है, यही होता है जिसकी एनर्जी क्या होगी, ग्रेटर देन ई ए और ग्रेटर देन ई ए और इक्वल टू ई ए हो जाएगा। तो ये सारा हमारे पास इस तरीके से हिसाब किताब रहा। अब मैं देखो कुछ टर्म बताता हूँ। इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट, सबसे इंपॉर्टेंट ये भी है। अगर मैं बात बोलूँ इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट की बात करूं, देखो कैटलिस्ट का मीन्स क्या होता है, ये रेट ऑफ रिएक्शन को अल्टर करता है, रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करता है, अल्टर द रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करेगा, अल्टर करेगा। अल्टर का मीन्स होता है बढ़ाता भी है और घटाता भी है। तो मैक्सिमम देखो रिएक्शन क्या होते हैं कि बहुत स्लो होते हैं, उनको फास्ट करने के लिए हम लोग क्या प्रोवाइड करते हैं, उनको फास्ट करने के लिए हम लोग बाहर से एक्सटर्नल मटेरियल इनरिचमेंट करते हैं। जैसे सपोज कर लो कि एक फैक्ट्री है, फैक्ट्री में चिप्स एक महीने में एक बार प्रोडक्ट देता है, चिप्स एक महीने में एक बार ही प्रोडक्टिविटी देता है और मार्केट में उसकी खपत डेली बाय डेली है। तो अब क्या चाहेगा कंपनी कि उसको डेली बाय डेली मार्केट में लेके आए, तो वो क्या करेगा, अपने मशीनरी सिस्टम में ऐसा कुछ टेक्निक लगाएगा कि वो जल्दी जल्दी प्रोडक्शन करना स्टार्ट कर दे। तो ऐसे हम लोग के पास रिएक्शन में होता है। अगर बहुत स्लो रिएक्शन तो बाहर से एक्सटर्नल मटेरियल ऐड करते हैं, वो क्या करता है, रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, फिर लास्ट में निकल जाता है। रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, फिर लास्ट में निकल जाता है। तो हम लोग बोलते नहीं, ये नहीं बोलते कि कैटलिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, सिर्फ उनके रेट को क्या करता है, अल्टर करता है। ठीक है, तो क्या करते हैं, बाहर से इनरिचमेंट करते हैं और रेट ऑफ रिएक्शन को फास्ट कर देता है, फिर बाहर क्या होता है, साइड हो जाता है। और तो इस टाइप को क्या बोलते हैं हम लोग, कैटलिस्ट बोलते हैं। और कैटलिस्ट हमारे पास दो तीन टाइप के होते हैं। जब कैटलिस्ट पढ़ोगे तो बताया जाएगा वहाँ पे, हालांकि हमको लगता है डिलीटेड में हो गया वो। तो आपको अगर बहुत ज़्यादा स्पीड अप है रिएक्शन तो स्लो भी कर सकता है, अगर बहुत ज़्यादा स्लो है तो उसको क्या करेगा, फास्ट करेगा।
अब कैटलिस्ट का इफेक्ट क्या होता है, इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट ऑन एक्टिवेशन एनर्जी, ऑन एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, अब देखो क्या है, ग्राफ कोई भी ग्राफ बना लो, एक्सोथर्मिक के लिए बना लेता हूं, दिस वन इस तरीके से था। ठीक है, ये रिएक्टेंट था, ये प्रोडक्ट था। ठीक, ये रिएक्शन कोऑर्डिनेशन था, रिएक्शन कोऑर्डिनेशन था, ये क्या हमारे पास होगा, ई हो जाएगा। ठीक है, एनर्जी, और यहाँ से यहाँ तक क्या था हमारे पास, एक्टिवेशन एनर्जी था। तो आपको देखो क्या होता है कि सिंपल सा केस, यहाँ से अगर यहाँ पे आना है, यहाँ से जितना जल्दी यहाँ पे आओगे उतना जल्दी आप प्रोडक्ट में चेंज होंगे। जितना टाइम रिएक्टेंट से आके इस पीक पे लोगे, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स पे लोगे, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स पे जितना टाइम आप लोगे एक्टिवेशन कॉम्प्लेक्स में बनाने में, उतना ज़्यादा क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, स्लो होगा। तो अगर ये पीक कम हो जाए, ये पीक अगर कम हो जाए तो ये रिएक्टेंट क्या होगा, जल्दी से एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स पे आ जाएगा और प्रोडक्ट जल्दी बन जाएगा। तो कैटलिस्ट का काम इन जनरल क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाना। तो रेट ऑफ रिएक्शन तभी बढ़ जाएगा जब ये ग्राफ क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो दिस वन, ये देखो अब ग्राफ कैसे हो गया, ऐसे हो गया, ग्राफ कम हो गया। तो ये क्या है, ऑन एट कैटलिस्ट, कैटलिस्ट एट कैटलिस्ट पे होगा। अब एक्टिवेशन एनर्जी कम हो गया। तो इससे क्या कंक्लूजन मिल रहा है कि कैटलिस्ट जब रखते हो तो एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, कम होती है। तो ये बोर्ड के एग्जामिनेशन में आ गया, पहले मार्क्स में क्वेश्चन था पिछले के पिछले बार में, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट ऑन एक्टिवेशन एनर्जी। तो जैसे ही कैटलिस्ट रखते हो एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, कम हो जाती है, और रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, फास्टर हो जाता है। तो यहाँ पे हमें कंक्लूजन क्या मिला, देखो बहुत अच्छा कंक्लूजन मिला। दो चीजें इंपॉर्टेंट नोट करना, कंक्लूजन क्या मिला, नोट एनओटी में नोट, अगर हमारे पास हाई एक्टिवेशन एनर्जी हुआ तो हाई एक्टिवेशन एनर्जी, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, हाई एक्टिवेशन एनर्जी हाई अगर हुआ तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, स्लो होगा, स्लो रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, अगर ये क्या हुआ, लो एक्टिवेशन एनर्जी हुआ तो क्या होगा हमारे पास, फास्ट रेट ऑफ रिएक्शन होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़, आपके स्टेटमेंट में मिल जाएंगे आपको कहीं ना कहीं कॉम्पिटिटिव में। अगर हाई ये पीक ज़्यादा हुई तो यहाँ से यहाँ आने में टाइम लगेगा, जब टाइम लगेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन स्लो होगा। ये पीक अगर कम हो गई तो क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन ऑटोमेटिक क्या होगा, फास्टर हो जाएगा। तो बात समझ में आ गई, इतनी सारी चीज़ें मैंने बता दिया एक्टिवेशन एनर्जी से रिलेटेड, कि हमारे पास एक्टिवेशन एनर्जी होता है क्या, थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या होता है, डेल्टा एच पॉजिटिव कब होता है, डेल्टा एच नेगेटिव क्या होता है, एक्सोथर्मिक के लिए ग्राफ कैसा होता है, एंडोथर्मिक के लिए ग्राफ कैसा होता है। फिर मैंने मैक्सवेल बोल्ट्जमैन मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ बताया कि किस तरीके से वो क्यों ड्रॉ किया गया, और किस तरीके से एवरी 10 डिग्री रेस करने पे रेट ऑफ रिएक्शन जस्ट डबल हो जाता है, ये भी मैंने एक्सप्लेन किया। ठीक है, अब मैं क्या हो रहा है कि इस तरीके से अब मैंने फिर बताया कि हाई एक्टिवेशन कैटलिस्ट का इफेक्ट क्या होता है, कि कैटलिस्ट रखने पे क्या होता है, ग्राफ कम होती है और रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, जल्दी जल्दी। बस यहीं तक मॉलिक्यूल्स को भेजना है, यहाँ आ गया तो ये सडन ये क्या होता है, नीचे ड्रॉप कर जाता है, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी सबसे ज़्यादा हो जाती है। ठीक, तो अगर आप वीडियो नहीं देख रहे हो तो एक बार फिर से वीडियो रिमाइंड करके देखना, हो सकता है चीज़ें ज़्यादा क्लियर हो। अब हम लोग बात करेंगे एक्टिवेशन एनर्जी के मैथमेटिकल पोर्शन के बारे में, किस तरीके से ये मैथमेटिकल अप्रोच लेके आया हुआ है। ठीक, तो अभी इतनी सारी चीज़ें बात समझ में आती है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग बात करेंगे जो ए था एक्टिवेशन एनर्जी के इक्वल टू AE⁻⁻E/RT, इसको कैसे न्यूमेरिकल इस पे आता है कंपटीशन में। ठीक है, और कैसे ग्राफ प्लॉट होते हैं, ग्राफ भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो मैं इसको सॉल्व करूंगा, सॉल्व करने के बाद फाइनलाइज करूंगा, इजी करूंगा इसको, और फिर उस पर ग्राफ प्लॉट करूंगा, बताऊंगा किस तरीके से न्यूमेरिकल, मैं न्यूमेरिकल नहीं लगवाऊंगा, सिर्फ उस पर आइडियाज बताऊंगा। ठीक है, वैसे भी रिलेटेड पोर्शन है। ठीक, तभी ये इरेज कर दे रहा हूँ, आप इसको नोट कर लीजिए, हालांकि करना है तो नेक्स्ट वीडियो में मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ इसको। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।